हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हैं हम आपको इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है। और इसमें हम आपको आज जो मौर्य काल था उसके समकालीन समांतर जो कौन था या मुगलोत्तर काल की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम सातवाहनों की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कि सिमुख किस वंश का संस्थापक था। क्या पूछा गया आपसे? सिमुख किस वंश का संस्थापक था? तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि सिमुख जो था वो सातवाहन का संस्थापक था। किसका था? सातवाहन। जिस प्रकार से आर्य भारत में आए थे, इसी प्रकार से जो सातवाहन थे वो भी क्या आए थे, भारत में उन्होंने एंट्री की थी। ठीक है। जो आपका गुप्त वंश है वो उसके समकालीन माने जाते हैं ना, उसी से पहले की बात करी जाती है उसमें। तो सातवाहनों के बारे में अगर बात करेगा तो आप क्या बताएंगे कि सिमुख जो है वो सातवाहनों का क्या था? संस्थापक था। ठीक है। इसने क्या करा था, जो कर्णव वंश था उसके अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी और उसके बाद अपना जो वंश था उसकी स्थापना की थी, जिसे आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। इसने भी भारत पे क्या किया था? राज्य किया था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि सातवाहनों ने कौन से सिक्के चलवाए थे। क्या पूछता है? कौन से सिक्के चलवाए थे? तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके चलाए थे? शीशे के। किसके बताएंगे? शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई? तो सातवाहन के संस्थापक कौन हो गए? सिमुख हो गए। और इन्होंने कौन सी मुद्रिकाएं चलाई थी? तो आप कौन सी बताएंगे? बोलो, कौन सी बताएंगे आप? तो शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ध्यान रखना ये। आंध्र के सातवाहन राजाओं का सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। सब राजाओं का उल्लेख मिलता है किसमें? मत्स्य पुराण। ठीक है। जैसे हमारे पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। किस में लिखे गए हैं? तो आप कहोगे वैदिक संस्कृत में लिखे गए पुराण। और पुराणों की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे एक आपके थे कौन? लोमहर्ष। और उनके शिष्य थे कौन? उग्रश्रवा थे। ठीक है। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अमरावती जो थी वो सातवाहनों की क्या थी? राजधानी थी। अमरावती सातवाहनों की क्या थी? राजधानी थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। जो सातवाहन थे उनका सर्वश्रेष्ठ शासक जो था वो कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी जो पुत्र था वो क्या था? सातकर्णी था। ठीक है। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाती है पुराणों में, बहुत सारे राजा हुए थे उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, बस इंपोर्टेंट पढ़ना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेंकटक नामक नगर की भी स्थापना की थी। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। क्या कहा गया? वेदों का आश्रय कहा गया है। इसने वेदों की क्या करी थी? रक्षा की थी, संरक्षण प्रदान किया था। किसने? कुषाण शासक कनिष्क का राजभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी। शक संवत प्रारंभ हो जाती, 57 से होती विक्रम संवती। तो उसका कब, इसका कब हुआ था? कनिष्क का तो 78 में हुआ था। ठीक है। और कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म की चौथी क्या कराई थी? बौद्ध धर्म की चौथी क्या कराई थी? ठीक है। तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म की संगीति कराई थी। कौन सी? चौथी। कौन? कनिष्क ने। कनिष्क की जो था, जो उठा के ले गया था किसको? कनिष्क किसको उठा के ले गया था? तो आपको हम बता चुके हैं, आपको पूरा वीडियो वायरल कर हमने दिया था, है ना। तो कनिष्क जो ना अश्वघोष को उठा के ले गया था ना। ये बिहार के एक शिक्षक थे और इनके जो वहाँ पर विद्वान था वो वसुमित्र था। ठीक है। कनिष्क, ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखना कि कनिष्क की जो स्थापना की बात करेगा, राजवंशिक की बात करेगा, सो कौन है? 78 कनिष्क का ना राजवैद पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछता है? कनिष्क का राजवैद कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चारक था। कौन था? सॉरी, चरक था। चरक लिख देता हूँ, चरक। तो पूछ लेता है कि जो आपका कनिष्क था उसका राज दरबारी कौन था, मतलब राज दरबार वैद्य कौन था? तो आप कैसे बता दोगे? चरक था। चरक। और चरक ने एक रचना की थी जिसे चरक संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरक संहिता। कनिष्क जो था वो महायान शाखा को मानने वाला था, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर पूछता है कनिष्क के पुरोहित का नाम क्या था? तो संगरक्षक था। क्या था? संगरक्ष। कौन था? संगरक्ष। विभाषा शास्त्र के रचनाकार कौन थे अगर पूछेगा आपसे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है।
अगर पूछा जाए कि कनिष्क के समय के सबसे जो विद्वान थे वो कौन थे, तो नागार्जुन थे। नागार्जुन, हमने बताया शून्यवाद की, बौद्ध में उन्होंने क्या करा था, नागार्जुन ने शून्यवाद की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है। कनिष्क का जो उल्लेख मिलता है ना वो 12 अभिलेख है, जो उसमें स्वर्ण मुद्राओं का भी लोग मिलता है। कनिष्क ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, लेकिन इन्होंने प्योर सोने की चलाई थी। ठीक है। और अगर पूछता है कि अश्वघोष वहाँ पर उसने क्या उपाधि दी अश्वघोष को, तो आपको राजकवि की उपाधि दी थी वहाँ पर। अश्वघोष की रचनाओं की बात करें तो बुद्ध चरित्र की बात करेगा तो बुद्ध चरित्र किसकी थी, तो अश्वघोष की थी। बुद्ध चरित्र किसकी थी, अश्वघोष की। तो सारे पुत्र प्रकरण जो था वो आपका किसका था, अश्वघोष का था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पैट में इतनी इंपॉर्टेंट रहती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। ठीक है। तो पैट के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं हम लोग। विक्रम एवं शक संवत्ति में कितने वर्षों का अंतर होता है। विक्रम और शक संवत्ति में 135 वर्ष का अंतर होता है। कितना होता है, 135 वर्ष का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने का अंतर होता है, 135 वर्ष का होता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो कौन था, सातवाहन। यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन आए थे, सातवाहन आए थे। सुशांग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, कर्णम वंश। जिसमें कर्णम वंश में क्या था, जो आपका शर्मा था उसकी जो डेथ कर दी थी वो किसने कर दी, सुमुख ने कर दी थी। किसने कर दी थी, सुमुख ने। बात समझ मारी, किसने कर दी थी, सुमुख ने डेथ कर दी थी, यानी कि उसको मार दिया था। क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है। और उसके बाद उसने अपना जो धर्म था, जो वंश था वो स्थापित कर दिया था। और वो कौन सा था आपका, तो आप बताएंगे कौन सा था। कौन सा किया था, सातवाहन किया था। ठीक है। और कर्ण वंश के अगर पूछता है कि संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे। कौन थे, वसुदेव। ये ब्राह्मण वंश माना जाता है, जो आपका कर्ण वंश है ना उसी को ब्राह्मण वंश माना जाता है। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ था, सुमुख जो था उसने क्या कर दी, कर्ण वंश के अंतिम शासक जो था सुशर्मा, उसकी हत्या कर दी थी। और बाद में इसने अपना वंश स्थापित कर दिया था, उसे हम लोग बोलते हैं आंध्र सातवाहन। क्या बोलते हैं, आंध्र सातवाहन। ठीक है। जब सिमुख की डेथ हो गई उसके बाद उनका जो पुत्र था, उसका छोटा भाई जो तो काहना शासक बना। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता है सतकर्णी प्रथम बार दक्षिणपथ की उपाधि धारण की थी, जो सतकर्णी था उसने ना चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसको अश्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। सतकर्णी जो था वो आंध्र प्रदेश का ही वंशज था, और उसने क्या कराए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के पूछो, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपको सातवाहनों ने चलवाए थे। और सातवाहनों में किसने चलवाए थे, तो सतकर्णी ने चलवाए थे। किसने, सातकर्णी ने चलवाए थे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ध्यान रखना चांदी के सिक्के। और अगर आपसे पूछता कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे, तब किसने चलाए थे, सातवाहनों ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे, सातवाहनों ने। जिन्हें हम लोग जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे ना सातवाहनों, उस टाइम उन्हें अश्वक बोलते थे। अश्वक, क्या बोलते थे, अश्व बोलते थे। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं, तो कौन था वो, तो आप कहोगे कुषाण वंश था। कौन सा था, कुषाण वंश। ठीक है। कौन सा था, कुषाण वंश। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और कुषाण वंश का तो राजनीतिक इतिहास चीनी स्रोत से प्राप्त होता है। और इस वंश का जो शासक था वो कड़फिसिस था, जो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के फिर चलाए थे उन्हें। तो कौन वंश में भी क्या हुए, स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। किसने चलाए थे, तो वो कड़फिसिस ने चलवाए थे। किसने, कड़फिसिस ने चलवाए थे। ठीक है, ध्यान रखना। कड़ लिख देते हैं आपको, कड़ कड़फिसिस ने चलवाए थे सोने के सिक्के। सही, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विदेशी जो आए थे वो कौन कौन आए थे, मूल निवासी कहाँ के थे वो लोग, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो हिंद यवन ये 190 ईसा पूर्व आए थे ये।
बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के निवासी थे। शक सीथियन जो आए तो 90 ईसा पूर्व में सीरिया और ईरान के थे। पार्थिया या पहलव जो आए थे पहले शताब्दी में आए थे, पार्थियन और ईरान के निवासी थे। कहाँ थे? पार्थियन और ईरान के। कुषाण आया था जो यूची आया था वो 15 ईस्वी में आया था, चीनी और तुर्किस्तान का था। आक्रमणकारियों का जो क्रम रहता है वो आपका ये आपसे पूछ लेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि किस क्रम में आए थे। देखो पहले हिंदेवन आए थे, फिर शक आए थे, पहलन आए थे और कुषाण आए थे बाद में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को जाता है तथा ये देखो लिखा है बिम किडफिसस ने दिया था सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का। किड और कुषाण वंश में चलवाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट बात करते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? तो आपको 57 से हुई थी। कब हुई थी? 57 से। कौन? विक्रम। शक संवत और विक्रम संवत में जो अंतर था वो 135 वर्ष का था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो किससे थे वो? चेदी वंश थे, चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामलियान किसकी प्रसिद्धि थी? तो बौद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके सिक्कों पर मातृ देवी की उपमा का नाम मिलता है? कुषाण शासकों में। किसमें मिलता है? कुषाण शासकों की। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलवाए थे? तो किसने चलवाए थे आप? तो आपको होविक्स ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? होविक्स ने। ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं। देखो आपका हो वी आदर्श और का होविक्स ने चलवाए थे। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे? होविक्स ने। बुद्ध का आकलन किसके सिक्कों से हुआ है? तो कनिष्क से हुआ। किससे हुआ है? कनिष्क से। यदि सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। यदि सिक्के जो थे उस पर किसका मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलता है, आप ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय और यूनानी कला शैली के संमिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, भारतीय की जो यूनानी है उसे किससे? गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। ये यूनानी कला की शैली है और गंधार शैली का जन्म जो ना वो कनिष्क के काल से ही माना गया है। ठीक है, इस शैली से बनी जो मूर्तियां थी वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। इनका मुख्य केंद्र गांधार था, इसलिए इसे गांधार कला के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गांधार कला के अंदर मूर्तियों में काली स्लीट, पाषाण, चूने और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, जो गांधार आपकी शैली है उसमें किस किस का प्रयोग हुआ है? तो आप ध्यान रखना, इनकी जो मूर्तियां बनी होती है वो काली स्लेट, पाषाण, पत्थर, चूने तथा पक्की ईंटों का प्रयोग मिला। जो मूर्तियां बनी उनमें, इन मूर्तियों में बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, अविनिष्कृष्ण संबोधित, महापरिनिर्माण आदि का आकलन भी सुंदर हुआ है। मतलब उनकी मूर्तियां बनाई गई बुद्ध की, जब उन्होंने घर त्यागा था, अविनिष्क्रमण किया था, और महापरिनिर्माण जब उनका अंत हुई, उनकी डेथ हुई थी। गांधार कला में जो बनी मूर्तियां हैं ना वो यथार्थवादी हैं। कैसी हैं? यथार्थवादी हैं। ठीक है, और जो गांधार कला में ना सीमेंट का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? सीमेंट का प्रयोग हुआ। सॉरी, गांधार में किसका हुआ? जो बनाई गई हैं मूर्तियां उनमें सीमेंट का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। गांधार कला को ना इंडो यूनियन कला भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है। गांधार जो कला है उसको क्या बोला जाता है? तो आपको क्या बोला जाता है? इंडो यूनानी कला। तो गांधार को क्या बोला जाता है? इंडो यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ मूर्तियों में पत्थरों का भी प्रयोग मिलता है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? हम बता चुके हैं, चरक। और चरक संहिता ही क्या है? इसकी रचना थी चरक की। कनिष्क किस सम्राट से संबंधित थे? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। किस राजवंश के हत्या करके सत्ता हत्याई और उसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो आप देना सुसांग। कौन सा? स्वांग वंश। स्वांग वंश। जो स्वांग वंश था वो आपसे पूछ लेता है, इसका जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र था। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। किसकी की थी? बृहद्रथ की क्या की थी? हत्या कर दी थी। मौर्य साम्राज्य का अपना अंत कर दिया था और उसने अपनी क्या कर दी थी? स्थापित कर दी थी सत्ता, जिसे हम लोग स्वांग वंश बोलते हैं। पुष्यमित्र ने पुरोहित का नाम पतंजलि था। देना, पाणी के जो अष्टाध्यायी पर जो महाभाष्य की रचना की वो पतंजलि ने की थी। तो ये पुष्यमित्र के क्या थे? आपके पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ध्यान रखना ये आपको।
और पुराणों के अनुसार जो स्वांग वंश जो है उसका अंतिम शासक देवभूति था, जिसको मारकर उसके आत्म वासुदेव ने कर्णवंश की स्थापना की थी। जो कर्णव देश थे उन्होंने वासुदेव थे कर्णदेव के, जो आपका अगला जो वंश आएगा कर्णव देश वासुदेव, जिसकी स्थापना हमने बताई थी कर्णवंश, ठीक है, उन्होंने ही हत्या कर दी थी किसकी, स्वांग वंश में अंतिम जो था, और उन्होंने मौर्य वंश की वित्रात कर दी थी। तो यही पूछा गया है कि राजवंश की हत्या करके सत्ता हत्याई और उस जिसका अंत हत्या से ही हुआ है, ध्यान रखना। तो वो कौन सा वंश था? और ये राजनेताओं में ये पता, ये एक दूसरे को मारते ही रहे और सत्ता अपनाते रहे, इनका यही चलता रहा। आप कहीं भी दिल्ली सल्तनत आगे हम पढ़ेंगे जाके तो उसमें भी ये हो रहा कि पिता ने पुत्र को मार दिया, आगे जाके पिता के किसी और ने मार दिया, ऐसे करके अपना पूरा सिस्टम ये चलता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांडर की है। किसकी है? मिनांडर, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस में, तो भारतीय साहित्य ग्रंथों में क्या मिलती है इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं पूरा, पे दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। जो हिंद एवन था वो 190 ईसा पूर्व आया था, और 190 से और कहाँ तक रहा था, 90 ईस्वी पर रहा था। ये अफगानिस्तान, सीरिया और ईरान से आए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे इनके? मिनांडर, मिलिंद, साकल या नहपान, ये पश्चिमी भारत में थे। राजधानी कौन सी थी? वर्तमान में सियाकोट। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवां अभिलेखों में उल्लेख मिलता है इसका। पारथियाई जो हैं वो पहली शताब्दी और ईसा पूर्वी के अंत तक रहे थे और पारथियान और ईरान से आए थे। गोंड फर्जिद, ये इसका क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगली बात करते हैं बेग्राम, अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं, ठीक है। अगली बात है कुषाण, ये 15 ईस्वी में चीनी तुर्किस्तान, और इसका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन है जो, और पूर्वाश्रम में वर्तमान में पेशवार है। ये दोनों में क्या करता था वो, उसका जो राजधानी थी वो उसने बनाई थी। आक्रमण का क्रम हम पहले बता चुके हैं। हिंदेवन, पहले हिंदेवन आए थे, फिर सकाय, पैलन और कुषाण, ठीक है, और इस तरह ये आगे जाकर बढ़ती रहेगी। इसमें कभी मथुरा शैली की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। जो मथुरा कला शैली है ये लाल बलुआ पत्थर की मानी जाती है ना, और मथुरा कला जो है वो आशीर्वादी शैली मानी जाती है। मथुरा शैली में ही बुद्ध की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनी थी ना, वो मथुरा शैली में बनी थी। किसमें बनी थी? मथुरा। पूछे बौद्ध की पहली कब बनी थी मूर्ति, तो किसमें? मथुरा शैली में। मथुरा की याक्षिणी की मूर्तियों में कामुकता का प्रदर्शन मिलता है। किसका मिलता है? कामुकता का, ठीक है। कनिष्क और उसके बाद जो शासक आए थे वसुदेव, इन्होंने मथुरा कला का क्या किया था? बहुत ज़्यादा पर्याप्त विकास किया था। इस कला में जो मूर्ति बनती हैं वो क्या होती हैं? प्रायः शरीर से सटी हुई होती हैं। कैसी होती हैं? सटी हुई होती हैं, ठीक है। इनका भी जो माना जाता है वो वसुदेव और इन लोगों ने क्या करा था, इसका प्रसार किया था मथुरा शैली का। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि ईंटों के मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किन शासकों ने किया था, तो इक्ष्वाकु शासकों ने किया था। किसने किया था? इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु। ये जो राम थे ना वो इक्ष्वाकु ही थे, ठीक है, ध्यान रखना। राम जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। अगर पूछा कि बौद्ध धर्म जो था वो हीनान और महायान जो दो भागों में डिवाइड हो गया था, है ना, वो किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क में हुआ था। किसमें हुआ था? कनिष्क में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे तो कुषाणों ने चलवाए थे। किसने चलाए थे? कुषाणों में। और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे, ये भी हम आपको बता चुके हैं। आहत जो मुद्राएं थी वो मौर्य काल में चलाई गई थी, और इन्हें व्यापारिक रूप से बुद्ध से तो इसका प्रचलन आ गया था। आहत मुद्राएं ना प्रचलन में आई थी बुद्ध से, लेकिन बाद में व्यापारिक रूप से जिसने प्रयोग किया था वो मौर्य काल में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग और बात करेंगे अगली बार में, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। और आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए हम इतना रखेंगे, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें, ठीक है। धन्यवाद।